26 जुलाई भारत में जश्न का समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो कल का दिन गुजरा है 26 जुलाई का, कि उस 26 जुलाई को भारत ने जो है वो के अंदर जो है जश्न का समय मनाया गया। और क्या नाम है, वहाँ एक अजीब सूरत हाल थी। लेकिन हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान के अंदर, मैंने जैसे अपने कल के भी ब्लॉग में जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही जो है वो अपलोड कर दिया था, वाज़ेह तौर पर ये बता दिया था कि पंजाब हुकूमत जो है वो उसके खिलाफ फैसला आ गया है। यानी पंजाब हुकूमत के खिलाफ फैसला आने का मकसद मतलब ये है कि जनाब अली हमजा शहबाज को घर भेज दिया गया। और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया थी कि हमजा शहबाज को जो है वो पंजाब का वजीर आला नहीं रहने दिया जाएगा। इसीलिए पहले फैसला आया और 25 अरकान असम्बली को डीसेट किया गया। उसके बाद जनाब अली फौरी तौर पर इलेक्शन कराए गए। इलेक्शन का रिजल्ट भी अपनी मर्जी का जनाब हासिल किया गया। और उसके बाद इलेक्शन के अंदर जो जोड़ तोड़ हुई, सरप्राइजली तौर पर जो है वो काफ लीग जो है अलहदा हो गई क्या नाम है, तहरीके इंसाफ से। उसका रिजल्ट जो है उसके उलट आया और जनाब अली जो कुछ सामने हुआ मामला तो आपके सामने है। एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब अली हम दीन के परस्तारे मदीने की रियासत को तस्वुर देते हैं, इंसाफ और हक की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो कल तक पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, बकौल इमरान न्याजी साहब के, कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसको आपने अदालत के जरिए पंजाब का वजीर आला बनवा दिया। हमारी अदालतों ने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पंजाब का वजीर आला का टाइटल दे दिया, अदालत के जरिए दिया गया। अब आप ये देखिए, ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी अदालतें कितना हक और इंसाफ का साथ देती हैं। इसके इसके बरक्स जनाब अली, जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, जो आपको बात बता रहा था, भारत में 26 जुलाई को जश्न का समा। हमारे सारे लोग, सियासतदान, मजहबी स्कॉलर और जर्नल सब इस बात को भूल गए कि 26 जुलाई की अहमियत जनाब अली पाकिस्तान की नजर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत की नजर में इतनी बड़ी क्यों है। वो क्यों जश्न मना रहा है 26 जुलाई को? जी जनाब, वो कारगिल की फतह का जश्न मना रहा है। कारगिल में जो हमारे साथ हुआ था 26 जुलाई को, उसका छोटा सा एक क्लिप में हमारे एक बहुत ही अनीक साहब जो हैं वो एंकर हैं, उन्होंने बड़ा तफसीली उस पर प्रोग्राम किया। लेकिन मैं छोटी सी आपकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब जो बहुत बड़े डिक्टेटर थे और जनाब अली उन्होंने बहुत कुछ किया, और उनको जनाब अली अब कस्बा कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और मेरी भी उनसे मुलाकातों का शर्फ रहा है। लेकिन और जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए वो भी देख लीजिए, और जो कुछ सिविल हुकूमत के ऊपर लादा गया वो भी जरा सुन लीजिए। ये जरा सुनिएगा, जरा गौर से तवज्जो फरमाइएगा। तारीखों को चुप के वार किया, जिसका जवाब उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे दिया तो हमारी पावर लग गई। अयूब खान मौजूदा काश्मीर आगे आ जाए तो फिर ये तकरीबन मिलता जुलता कारगिल उसका रिप्ले है। वो सारा मातम मैं अब क्या दोहराऊं कि न्यूक्लियर हुआ था, पैरिटी आ गई थी, एक गुडविल आ गई थी, वाजपेयी साहब लाहौर चल के आए थे, अमन का बहुत खूबसूरत मौका था। परवेज मुशर्रफ ने एक कारगिल की हरकत करके रात की तारीखी में बगैर किसी को बताए दो न्यूक्लियर ताकतों को, यानी ये इनकी फहम फरासत होती है, ये इनकी डेप्थ होती है। यूब खान से शुरू करें, कुछ परवेज मुशर्रफ, और ख्याल इनका ये होता है कि रात की तारीखी में हम जाएंगे, कैप्चर कर लेंगे और इंडिया भी चढ़ जाएगा, जिस तरह हम भी चढ़ गए थे सियाचिन पर। ठीक है, तो इंडिया जब आया वापस पूरी माइट लेकर, फिर हमने दौड़े लगा दी। परवेज मुशर्रफ हर चीज आगा, क्योंकि सैकड़ों बार छप चुकी है कि नवाज शरीफ के पास आया कहने के लिए कि मारे जाएंगे, भारत ने बड़ा मारना। परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ के पास आया कि हम मारे जाएंगे, भारत ने बड़ा मारना है। सुनिए, तो दुनिया भर ने मिलकर बड़ा, ठीक है ठीक है, तो इंडिया जब आया वापस पूरी माइट लेकर, फिर हमने दौड़े लगा दी। परवेज मुशर्रफ हर चीज आगा, क्योंकि सैकड़ों बार छप चुकी है कि नवाज शरीफ के पास आया कहने के लिए कि मारे जाएंगे, भारत ने बड़ा मारना। आपकी मेहरबानी है, दुनिया भी हमारे खिलाफ हो चुकी है, सऊदी अरब समेत कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो दुनिया भर ने मिलकर बड़ा, चीन भी हमारे साथ नहीं है। नवाज शरीफ उस वक्त चीन गया था, तो चीन ने दौरा मुख्तसर करके वापस पाकिस्तान भेज दिया, जाओ। पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से वापस आओ, उसके बाद बात करेंगे। तो दौड़ लग, ये आप मतलब अगेन मानी हुई हकीकत है कि जिस वक्त मुशर्रफ मदद मांगने नवाज शरीफ के पास आया, तो नवाज शरीफ को मदद नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ को मदद नहीं करनी चाहिए। टाइम के परवेज मुशर्रफ को सैक करता और उसके साथ जनरल को सैक करता, कोर्ट मार्शल होते, इन सबकी गारंटी लेता, जमानत कौम के सामने लाके बैठाता, इतराफ जुर्म करवाता।
लेकिन अगेन के हाय इन पर इनको बचा लिया जाए, इनको बचा लिया जाए, तो ये शायद मेरे बन जाए, शायद ये सबक सीख है, शायद ये सबक सीख। बिल क्लिंटन के पास जाना पड़ा, बेइज्जती हुई, वापस आए, कुछ नहीं कहा। नतीजा ये हुआ कि फाइनली जब उसको सैक करना चाहा परवेज मुशर्रफ को, तो आगे फिर हिस्ट्री क्या हुआ। तो ये था वो परवेज मुशर्रफ जिसकी फहम फरासत का हाल ये था कि उसने अपनी एयरफोर्स तक को नहीं बताया और कारगिल का वो शुरू कर दिया, और बुरी तरह उसकी स्ट्रेटजी पिट गई, क्योंकि उसका जवाब इंडिया ने बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर एयरफोर्स पे एक्टिव कर दिया, जो कि इसने एनविजन नहीं किया था, जो कि इसके अहाता ख्याल में नहीं था। एक फ्लॉप मिलिट्री था, तो एक कंप्लीटली फ्लॉप मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ, ये वो आदमी था जो फिर जिसने उल्टा नवाज शरीफ को जेल भेज दिया, खुद जुर्म करके भी फातेह बन गया, खुद जुर्म करके भी फातेह बन गया। जिसने 9/11 के बाद अमेरिका की सारी टर्म्स इस शख्स ने, जिस आदमी की कैपेबिलिटी ये थी, उसने पाकिस्तान को चलाया, और फिर क्या हाल हुआ पाकिस्तान का, और वो धमाके, और जी वो शख्स पाकिस्तान को चला रहा था कि जिसकी सारी स्ट्रेटजी फेल हुई और अमेरिका आगे, आगे सरनगू हो गया। ये अनीक नाजी साहब ने, जनाब अली, अपने वीडियो क्लिप में बताया है। मैंने नहीं ये बात कही, जो उन्होंने तहकीक करके ये बात बताई, मैं आपके साथ मैंने शेयर की है। अब मैंने इस वक्त ये शेयर क्यों की है? कल 26 जुलाई था, और कल ही वो दिन था कि जब पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दी थी, हमारे मुतअद्दिद जवान वहां शहीद हुए थे। और कल ही वो दिन, जैसे पहले जैसे पहले नियाजी साहब ने दिन चुना था, कौन सा? सकूत ढाका वाला, जब इन्होंने क्या किया था, अपना धरना खत्म किया था और एपीएस के बच्चे शहीद हुए थे। वो था 16 दिसंबर, सही है, वो दिन चुना था। कल 26 जुलाई था, एक तरह से पाकिस्तान की हजीमत का दिन था। उस दिन इन्होंने ये दिन चुना, वहां भी पाकिस्तान के लिए हजीमत का दिन था, यहां भी पाकिस्तान के लिए हजीमत का दिन था। इन्होंने वो दिन चुना, और जज साहिबा को देखिए, इन्होंने रात तो रात फैसला किया। और जनाब सदर साहब, सदर पाकिस्तान को देखिए, उन्होंने रात के 2 बजे बुला के जनाब हल्फ ले लिया। कई कई परवेज इलाही भागे जा रहे थे, या जनाब अली सदर इंतकाल फरमा रहे थे कि जनाब अली कल अगर सदर ने इंतकाल फरमा लिया तो गवर्नर तो बना कर चुका है, हलफ नहीं होगा। तो रात के 2 बजे हलफ हो रहा है जनाब, ऐसी इमरजेंसी लगी थी। और जब अदालत रात को बैठी थी 12 बजे, तो उस वक्त कहा गया था जनाब अली ये कोई टाइम है, ये कोई। तब मकसद कहने का ये है कि मेरा टोमी टोमी है, आपका टोमी जो है वो कुत्ता है। मेरा कुत्ता जो है, उसको मैंने नाम दिया टोमी, मेरा टोमी टोमी है, लेकिन आपका टोमी जो है वो कुत्ता है। तो अब यहां पर देखना ये है कि ये वो हुकूमत जिसको हमारी अदलिया भी सपोर्ट कर रही है, हमारे जनाबी इदारे भी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको, मैं देखे, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सामने कुछ है हाथी के दांत दिखाने के, और खाने के कुछ हैं पीछे से ये मिले हुए हैं। ये कुछ भी कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल हो जाए, हमें जनाब अली साहब ने घर भेज दिया, सब कुछ ठीक है। तो घर भी भेजा था एस्टेब्लिशमेंट ने, तो इनके फायदे के लिए भेजा था। अब ये कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत में थोड़ा सा एक सोशल मीडिया का वो है, जो ट्रेंड जो चला हुआ है सोशल मीडिया पे, जहां बताया गया है कि कौन कौन लोग इंपोर्ट किए गए पिछली हुकूमत के अंदर, और वो इंपोर्ट करने वाले जो थे वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू जिनको कहते हैं, और जो कहता है तो परवेज इलाही को, वो शख्स था। ठीक है, और उसका नाम तो आपको पता ही है। शहबाज गिल को अमेरिका से लाया गया, जुल्फी बुखारी को अमेरिका से लाया गया, शहजाद अकबर को अमेरिका से लाया गया, शौकत तरीन को अमेरिका से लाया गया, हफीज शेख को अमेरिका से लाया गया, मुईद यूसुफ को अमेरिका से लाया गया, नदीम बाबर को अमेरिका से लाया गया, मंसूर CPCE को अमेरिका से लाया गया, जनाब रजा बाखर को अमेरिका से लाया गया। और मजे की बात यह है, सब भी अमेरिका ही वापस लौट के जाएंगे, और कुछ चले भी गए, शहजाद अकबर तो भाग गए। अब ये सारे जितने लोग, इतने सारे जो बाहर से लाकर हमें, जनाब अली, और सब नेशनल हैं, क्या सब अमेरिकी नेशनल है, कोई बरतानवी नेशनल है, जिनको ये बाहर से ला ला के इन्होंने, जनाब अली, ये गैर इलेक्टेड है, कोई इसमें से इलेक्ट नहीं हुआ था, इनको उन्होंने मुशीर भी बनाया, वजीर भी बनाया। तो इंपोर्टेड हुकूमत ये थी, या जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में रह के इलेक्शन लड़के इलेक्ट हुए हैं, वो इंपोर्टेड हुकूमत है।
अब सारी चीजें एक तरफ रख दीजिए, अब मैं थोड़ी सी एक दो तीन सवाल जो इस वक्त सोशल मीडिया का भी ट्रेंड बने हुए आपसे भी शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप भी इसको देखें यूट्यूब के ऊपर, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, आपसे बार बार गुजारिश करता हूं। और फेसबुक पे भी मेरी जनाब ये पोस्ट जाती है, उसको वहां पर भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सवाल, हुकूमत बनाने के लिए कौमी असेंबली में कितनी सीटें चाहिए होती है? जवाब, इमरान खान की जबानी। जवाब कौन दे रहा है? इमरान। सवाल करने वाला कौन है? एंकर। उन्होंने कहा जी 172। फिर सवाल हुआ आपके पास कितनी सीटें थी? इमरान नियाजी साहब का जवाब था 155। सवाल, फिर आपने कैसे हुकूमत बनाई? जवाब, बड़े मजे की बात है। जवाब यह है कि इमरान खान का जवाब, जनाब अली सुन लीजिए, मुस्लिम लीग काफ, MQM और पीर पगारा वगैरह, नवाबजादा शाह जैन बुगटी साहब और अवामी लीग एक ही इसका आदमी था। सही है? शेख साहब, जिनको शेख साहब, यहां मैं ये कहे बगैर रुकूंगा नहीं, जिनको नियाजी साहब फरमाते थे कि मैं इस शख्स को अपना चपरासी भी ना लगाऊं, उसको वजीर दाखिला बना दिया। जिसको कहते हैं जनाब कि ये सबसे बड़ा पंजाब का डाकू है, उसको वजीर आला बनवा दिया। अच्छा ठीक है, तो ये सारी जमातें जनाब जैन बुगटी वगैरह इनके साथ शामिल थे, और उनको मिलाकर जनाब अली हमारी हुकूमत बन गई। अच्छा, ये मुफ्त में मिले सारे आके? इन्हें क्या दिया गया? पैसे नहीं दिए गए, तो इन्हें ओहदे दिए गए, वजारतें दी गई। तो क्या अगर आप रिश्वत देते हैं तो सिर्फ कैश की सूरत में ही अगर दी जाएगी तो वो क्या नाम है, रिश्वत होगी? अगर आप किसी को इमरात दे देते हैं, किसी को फैसिलिटी दे देते हैं, किसी को कोई ओहदा दे देते हैं, तो क्या वो रिश्वत नहीं मानी जाएगी? ये खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होगी? आपने खरीद फरोख्त करी और इन सब लोगों को आपने जनाब अली ओहदे दिए, वजारतें दी और सिफारतें दी, और इसी की वजह से आपकी हुकूमत नहीं चल सकी। अच्छा, अब इसके साथ साथ आइए आगे, इसके बाद का सवाल ये है, फिर आपकी हुकूमत कैसे खत्म हुई? ये है नियाजी साहब से सवाल बड़ा अहम। फिर आपकी हुकूमत कैसे खत्म हुई? खान साहब जवाब, मुस्लिम लीग काव, MQM और वगैरह वगैरह जो थे, उन्होंने जनाब अली, जो हमारे इत्यादि थे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। पौने 4 साल के अंदर जो शख्स जिनकी बेस पर हुकूमत बनाकर लेकर आया हो, उनको आपने साथ मिला के नहीं चला सका हो, तो वो पूरी कौम को क्या साथ मिला के चलाएगा? वो पूरी कौम के लिए क्या करेगा? जो जो बात करता हो मदीने की रियासत की, और इब्तिदा करता हो गुरुद्वारा बनाने की, जो बात करता हो जनाब अली हक और इंसाफ की, और इब्तिदा करता हो कि जनाब अली किसको, आसिया मदीना को जेल से रिहाई दिलवा कर एडमिट किया है, मेरे पास क्लिप है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको चलवा दूंगा, एडमिट किया है फॉरेन टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कि मैंने उसको निकलवाया, निकलवा के महफूज तरीके से उसको बाहर भिजवाया। तो जो शख्स बात करता है मदीने की रियासत बनाने की, वो जो क्या नाम है, गुस्ताखे गुस्ताखे करने वाली आसिया मदीना, उसको बाहर भिजवाता है। तो आप आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? सच्चाई की, हक की, ईमानदारी की? अब जो बाद में जो चोरी के तोशाखाना और दूसरे खातून अव्वल के और क्या नाम है, बुजदार के जो केस खुले, वो तो बात की बात है। तो जनाब अली आपके पास, अ, जब आपके पास, आप सवाल करता है एंकर कि जब आपके पास 172 सीटें नहीं रही, तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका की साजिश हुई? जब आपके पास जितनी सीटें दरकार थी हुकूमत बनाने के लिए, आपके इत्यादि आपके साथ छोड़ के चले गए, तो फिर तो आपके पास वो थी नहीं ना अक्सरियत, तो आपकी हुकूमत ऑटोमेटिकली खत्म होनी थी। फिर आप अमेरिका को क्यों ब्लेम देते हैं? इस पर कोई जवाब नहीं, इस पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं नियाजी साहब। खान साहब की अपनी मर्जी में जो आए, आप सवाल ये है, तो फिर जमीन किसने और क्यों और कैसे बेचा, कैसे खरीदा, ये सारी चीजें आती हैं। अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जब आपके पास अक्सरियत नहीं थी, आपने सेनेट के अंदर जनाब अली क्या किया था? सादा अक्सरियत रखने वाली सेनेट में जो जमात थी, उसका सेनेट का चेयरमैन आपने नहीं बनने दिया, और मरहूम चला गया इस दुनिया से, वो बहुत राज खोलने वाला था, डॉक्टर आमिर लियाकत। उसने ये बात वाजे तौर पे कही थी, क्लिप उसका सोशल मीडिया पे मौजूद है, कि हम आए नहीं है, हमें लाया गया है। और एक बात नहीं, कई बात उसने ये बातें दोहराई। तो अब इन तमाम चीजों को सामने रख के, मद्देनजर रख के, क्या अवाम पाकिस्तान
को कुछ नजर नहीं आ रहा, या मौजूदा दौर के हुक्मरान जो इस वक्त हुकूमत में है, उनकी भी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि वो भी अपनी अकल, अपनी दानिश और अपने वोट से नहीं आए हैं, उनको भी लाया गया है, उनको भी हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। और मुसल्लत करने वाले और करवाने वाले, उसको मैं बार बार आपसे दोहरा चुका हूं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। मैंने अदलिया से अपने 3 4 दिन 5 दिन पहले प्रोग्राम में ये कहा था कि जनाब अली, आप पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बता दिया हो कि पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं। उन्होंने दिखा दिया करके कि हम पाकिस्तान को वियतनाम बनाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को जनाब अली, जो कह रहे हैं नियाजी साहब, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे वो उस तरफ पाकिस्तान को लेके जाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है। हमारे जो सारी जमातें हैं, सारी जमातों से मुराद मेरी वो सारी जमातें हैं जो मुल्क के अंदर सियासत कर रही हैं, उसमें पीटीआई भी शामिल है। आप पीटीआई वालों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अकल के नाखून ले, न्याजी साहब से भी गुजारिश करूंगा अकल के नाखून ले। देखिए, ये सारी जो तोड़ फोड़ जो अदलिया की, जिसे आप जब दिल चाहे अपनी मर्जी से जो फैसला आप अभी हक में दे रही है ना अदलिया फैसले, तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके खिलाफ भी फैसला आने वाला है, और बहुत बड़ा फैसला आपके खिलाफ आएगा। फिर आप रोएंगे, आप तड़पेंगे, आप चीखेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपकी तो हकीकत ही कुछ नहीं है, आपकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। आप तो उन्हीं के बनाए हुए हो, जो खुद अपने पैर पे चलकर, खड़ा होकर, बनकर, अपनी ताकत से आया था। उसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। वो इनके आगे ढेर हो गया। तो फिर आपकी तो ना आप तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा। ये जितने भी यूथिये हैं ना, ये बस जब तक नोट जा रहे हैं ना इनके पास, ये ढोल बजाने, ताली बजाने वाले हैं सारे। भुट्टो तो आज तक जिंदा है। तो जो शख्स आज तक जिंदा है, उसको जिंदा रखने वाले कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो फिर आप सोच लें कि आपका अंजाम क्या होगा। लिहाजा मेरा मशवरा ये है, सदके दिल से मशवरा ये है, नियाजी साहब के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मौलाना फजल रहमान के लिए, और जितने भी दीगर जमातों के लोग हैं, सरबराह हैं छोटी छोटी जमातों के, एमक्यूएम को हटा दीजिए उसमें से, निकाल दीजिए इनको। इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, समझे। ये तो जहां इनको एजेंसियां घुमाएंगी वहीं जाएंगे। ठीक है। तो अब आप लोग फैसला कर लीजिए, मिल के बैठ जाइए, टेबल टॉक कर लीजिए कि हमने अदलिया और अस्करी इदारों के ताबे होकर चलना है, तो फिर जैसे चल रहा है गाड़ी चलती रहेगी, या सिविलियन जो हकीकी मानों में पाकिस्तान के वारिस हैं, उनकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। वरना पाकिस्तान का हर शोबा आप देख लें, किसी भी शोबे को तरक्की नहीं करने दी गई। दुनिया भर की बेहतरीन तरीन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, उनके साबिक चीफ शुजा पाशा, उनका बयान भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। अगर मौका मिला जिंदगी बखैर तो फिर आइंदा प्रोग्राम में उनका पैगाम आपके सामने शेयर करूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने कुर्ब जवार का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान के हालात बहुत अब से अबतर होते चले जा रहे हैं और मजीद खराब होंगे। लिहाजा अपने बच्चों और अपने मुल्क के लिए मैदान अमल में निकल कर अपना कलीदी किरदार अदा करें पाकिस्तान की बका के लिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।